पोर्टुगीज़ के बाद हम लोग आज पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अराइवल ऑफ यूरोपियंस। अराइवल ऑफ यूरोपियंस में हमने पोर्टुगीज़ को अच्छे तरीके से देखा था। उसके बाद जो है हम आज वन सेकेंड उसके बाद आज हम डेन्स को देखने वाले थे। ठीक है, सॉरी, डच को देखने वाले थे। डेन्स को मैंने गलती से लिख दिया, डच को देखने वाले थे आज। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा हुआ है, जो कि मेरा इंडिपेंडेंट जो किंगडम था उसके अंदर तो कुछ चीज़ें रह गई थी। इंडिपेंडेंट किंगडम के अंदर मैसूर, केरला और राजपूत को मैंने डिस्कस नहीं किया, गलती से वो वीडियो जो है वो पीछे रह गया था। ठीक है, तो आज हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डच पढ़ेंगे। कि मैसूर इंडिपेंडेंट किंगडम था आपका, मैसूर, केरला, राजपूत। इससे पहले हम लोगों ने सक्सेसर को देख लिया, सक्सेसर वाला, और न्यू स्टेट्स को देख लिया। आज हम इंडिपेंडेंट वाले सेक्शन को देख लेते हैं। मैसूर लोकेटेड ऑफ साउथ ऑफ हैदराबाद, जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, was originally viceroyalty अंडर द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के अंदर मैसूर था हमारा। 16th सेंचुरी के अंदर हैड प्रिजर्व्ड इंडिपेंडेंस इवन सिंस द एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर, प्लस नॉमिनली ए पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। इन्होंने अपने आप को विजयनगर एम्पायर से अलग किया और नॉमिनली तौर पर मुगल एम्पायर के नज़दीक थे। अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर मैसूर किंग जो थे रूल्ड बाय वादियार चिक्का कृष्ण राजा। अभी भी मैसूर के अंदर उनका एक किला बहुत फेमस है, वादियार डायनेस्टी का। काफ़ी टूरिज्म का मतलब अच्छा स्पॉट है वो। अब इसके दो मिनिस्टर हुआ करते थे, एक नंजराज पीएम, देवराज जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। ये लोग चिक्का राजा, चिक्का कृष्ण राज जो था उसको ये लोग पपेट की तरह ट्रीट करते थे। ये लोग असली पावर इन लोगों के हाथ में था, नंजराज, देवराज। ठीक है, रिड्यूस्ड किंग टू अ मेयर पपेट। मिड 18th सेंचुरी के अंदर इमरजेंस हुआ किसका? मैसूर का। सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पावर आफ्टर हैदराबाद। फाउंडेशन ऑफ मैसूर लेड बाय हैदर अली। हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान आता है। ठीक है, हैदर अली कौन था? नंजराज को 1761 के में ओवरथ्रो कर देता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार लड़ता है। इंडक्टेड फ्रेंच एक्सपर्ट, प्लस एस्टेब्लिश्ड मॉडर्न आर्सेनल एट दिंदी गुल 1755 के अंदर। डाइड ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। कहा जाता है इसको कैंसर हो गया था। हैदर अली एक छोटा मोटा कर्मचारी हुआ करता था, बाद में इसने पावर को सीज किया। टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं कि एज्यूम टाइटल ऑफ बादशाह, ये इंपॉर्टेंट है। साउ सनद, ठीक है, रॉयल ऑर्डर फ्रॉम ऑटोमन खलीफ, वहाँ से मतलब एक रॉयल ऑर्डर ये प्राप्त करता है। फ्रेंच के नज़दीक था। ट्री ऑफ लिबर्टी, श्रीरंगपट्टनम में। मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, सिटीजन टीपू। ठीक है, सिटीजन टीपू के नाम से, इतना इंपॉर्टेंट है। Pressingeri later revealed that he issued fund for repair plus other temple work. Okay. टीपू सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, like all other government of the time, was a despotic one. The Sultan himself was the highest civil, political, military authority of the state. There was no office of wazir in his administration. However, there were 7 principal departments, each under Mir Asif. ठीक है, इंक्लूडिंग मीर असफ कचहरी, रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। कचहरी से याद रखना है, मीरान कचहरी। मीरान मतलब मिलिट्री, मीरान मिलिट्री। मलिक उत-तुजूर कचहरी, कॉमर्स डिपार्टमेंट। मीरियम कचहरी, मैरीन डिपार्टमेंट। खजाइन कचहरी, खजाइन मतलब खजाना, उससे ट्रेजरी हो गया। और मीर सदर कचहरी, ऑर्डिनेंस एंड गैरिसन डिपार्टमेंट। अब अगला स्टेट देख लेते हैं, केरल। बिगिनिंग 18th सेंचुरी, केरला के अंदर लार्ज नंबर ऑफ चीफ एंड राजा था।
4 मेजर हुआ उसके अंदर, पहला कालीकत, दूसरा चिरक्कल, तीसरा कोचीन, चौथा ट्रेवनकोर। ट्रेवनकोर वाला जो होता है विक्टोरियस हो जाता है। पद्मनाभपुरम से कैपिटल चेंज करता है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, त्रिवेंद्रम। राइज ऑफ ट्रेवनकोर आफ्टर 729, मार्तांड वर्मा, राजा वर्मा, ठीक है, इसने डिफीट किया था डच को। फिर राम वर्मा, वेरी नॉलेजेबल प्लस क्रिएटिव पर्सन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग त्रिवेंद्रम सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर्ट। आफ्टर हिज डेथ द स्टेट लॉस्ट ग्लोरी, इज कम टू ब्रिटिश प्रेशर एक्सेप्टिंग ए रेजिडेंट इन 1800। केरला खत्म हो गया, अब हम राजपूत थोड़ा सा देख लेते हैं। इनिशियली राइट आर्म ऑफ मुगल बट लेटर अगेंस्ट मुगल असर्टेड इंडिपेंडेंस। इसमें पिछले ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, आगे हम जब देखेंगे तो उसमें वहाँ पे चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अब हम डच देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से डेंस लिख दिया है, मैं इसको यहाँ पे टच कर देता हूँ। पोर्टुगीज जो थे एम्पायर बिल्ट ऑन ट्रेड, इनका एम्पायर जो था ट्रेड पे बिल्ट था। लॉस ऑफ स्ट्रेटेजिक फोकस, ठीक है। यूनियन विथ स्पेन, स्पेन से यूनियन हुआ था इसका कब, 1580 के अंदर, ठीक है। 1580 के अंदर स्पेन जो है यूरोप पोर्टुगीज को अपने में मिला लेते हैं। फिर 1640 के अंदर ये लोग इंडिपेंडेंस की मांग करता है, ठीक है। जो स्पेन को जो मिला लेता है पोर्टुगीज को स्पेन जो मिला लेता है, तो इसका जो है ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। स्पेन का एनिमी पोर्टुगीज का एनिमी हो जाता है, तो जो स्पेन का वेस्टेड इंटरेस्ट है वो पोर्टुगीज का इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस कारण से भी पोर्टुगीज जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पे काम नहीं कर पाते हैं। वॉज फोर्स्ड इनटू कॉस्टली नवल वॉर अगेंस्ट डच एंड इंग्लिश। अब डच का जो टेक ओवर होता है, पोर्टुगल मैरीटाइम स्ट्रेंथ वीकेंड अंडर स्पेनिश मैनेजमेंट आफ्टर 1580, ठीक है। इस तरीके से टाइम लाइन है 1580, 1640, 1661 और 1668। 1580 के अंदर स्पेन और को पोर्टुगीज के अंदर मिला लेता है। 1640 में लोग इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं। 1661 के अंदर इंग्लैंड से मदद की गुहार लगाते हैं, और आप देखने को मिलेगा इस टाइम कि बॉम्बे प्रोविंस जो है एज ए डाउरी इंग्लिश को दे दिया जाता है। प्रिंस कैथरीन का शादी हो जाता है वहाँ के राजकुमार से, इंग्लैंड के राजकुमार से, ठीक है। फिर 1668 के अंदर ट्रीटी ऑफ लिस्बन के अंदर ये लोग पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो डच जो था उसको अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, ईस्ट इंडिया के अंदर, ईस्ट एशिया कह लें इसको। फिर डच जो थे इनोवेटिव पीपल थे, बिजनेस शिपिंग टेक्निक में महारत हासिल थे, लाइटर जहाज बनाते थे, स्मॉलर क्रू के साथ भेजते थे, ऑपरेशनल कॉस्ट इनका घटिया, प्रूव टू बी सुपीरियर टू दी बल्कियर एंड स्लोअर पोर्टुगीज शिप्स। जो पहला डच ट्रैवलर था इंडिया के अंदर वो था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन 1596 के अंदर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 के अंदर बनती है। पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल मिलता है किस चीज़ का, वॉर करो, लड़ो, शांति बनाओ, टेरिटरी एक्वायर करो, फोर्ट बनाओ। बट मेन इंटरेस्ट जो इनका होता है इंडोनेशियन आर्किपेलागो प्लस स्पाइस आइलैंड, बट एंड नॉट इंडिया। इंडिया को ये फोकस में लेकर नहीं आते। बहुत जल्दी ये पोर्टुगीज को रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम मलय स्टेट्स, स्पाइस आइलैंड, जावा और सुमात्रा के अंदर, एंड इवन डिफीटेड ब्रिटिश अटेम्प्ट्स देयर। दे डिस्कवर्ड दैट इंडियन ट्रेड necessary to carry out trade with Southwest Asia, as there was good demand of Indian clothes there. In return, Indian demanded paper or spices, hence the credit of first making Indian clothes as an item of export goes to Dutch. ठीक है। अब इसके फैक्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। पिन चेंज किया जाए। डच की फैक्ट्रीज के बारे में 1605 के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, दूसरा 1606 सेकंड फैक्ट्री पेतापुल्ली निजामपट्टनम। 1610 के अंदर साइंड ट्रीटी विथ किंग ऑफ चंद्रागिरी, हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करता है पुलिकट के अंदर।
सून स्टैब्लिश ट्रेडिंग डिपोट्स। सूरत, बड़ौच, तांबे, अहमदाबाद गुजरात के अंदर, कोचीन केरला के अंदर, नागपत्तनम मद्रास एंड मसूलीपत्तनम आंध्र प्रदेश। ये सब एग्जाम में ऑलरेडी पूछ रखा है यूपीएससी ने। फिर चिंसूरा और पिपली जो है बंगाल के अंदर, ये दो करता है। माहे आगरा पटना, पटना के अंदर 1632। यूपी आगरा, माहे मालाबार कोस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5-6 बार यूपीएससी पूछ चुका है इसके बारे में, ठीक है। बाद बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डच फैक्ट्री जो है कासिम बाजार, कराईकल, बालासोर, बड़ा नागौर, गोलकोंडा, इन सब जगहों पर डच ने फैक्ट्री लगाई थी। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। डच ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम पुलिकट 1510 के अंदर, चंद्रागिरी से जो लिया था रूलर ऑफ चंद्रागिरी के द्वारा। देखो आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, किंग ऑफ चंद्रागिरी के साथ साइन करता है ट्रीटी। ये रहे आपके किंग ऑफ चंद्रागिरी, पुलिकत में हेडक्वार्टर इन्होंने स्थापित किया। फिर 1690 के अंदर नागपट्टिनम, ठीक है, नागपट्टिनम कहाँ है, मद्रास, यहाँ पर ये लोग अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। डच जो है हेड ऑफ फैक्ट्री जो कहा था डच का, फैक्टर्स कहते थे इसको, इसका मतलब ट्रेडर्स भी होता है। मॉडल ऑफ ट्रेड क्या था, कार्टेल सिस्टम था, कोऑपरेटिव सिस्टम कह लेंगे इसको। आउटस्टेड पोर्टुगीज बट एन इंपॉर्टेंट राइवल द इंग्लैंड हैड इमर्ज्ड। अब एंग्लो डच राइवलरी थोड़ा देख लेंगे। एक अम्बोयाना नाम का मैसेकर था, ठीक है, एग्जाम में हमसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट तो है ये। 1623 के अंदर इंडोनेशिया में हुआ था अम्बोयाना मैसेकर। डच जो था 10 इंग्लिशमैन को मार देता है, 9 जापानीज को मार देता है। और इस घटना के बाद डच जो है मलय आर्किपेलागो में पूरी तरीके से अपने आप को स्थापित कर लेता और इंग्लैंड वाले जो थे इंडिया की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लेते थे। इन 1759 बैटल ऑफ बेदार हुआ बंगाल के अंदर। डच जो थे डिफीट हो चुके थे इंग्लैंड के द्वारा, मतलब इंग्लैंड के द्वारा डिफीट किया गया, और एंडिंग डच पावर इन इंडिया। द इंग्लैंड हाउएवर had to bitterly contest another European rival, the French, before emerging victorious by the end of the 18th century। ठीक है, तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो इंग्लैंड, जो हमारा अगला यूरोपियन पार्ट होगा। थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे इंग्लिश को, कंपनी रूल को। ठीक है, यहाँ पे हम अपना लेक्चर करते हैं खत्म। ये हमारा आज पार्ट 2 हो गया, डच कंप्लीट। जानबूझकर मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ ताकि लेक्चर छोटा छोटा सा रहे और आसानी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।